हेलो दोस्तों, सोफिस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम इस चैनल पर अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें अपने अभी 11th NCERT का चैप्टर नंबर 16 चल रहा था, जिसके हमने 45% कर लिए हैं। अभी हम देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अपना भोजन का पाचन, इसमें 46 नंबर प्रश्न आपका। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा निगला हुआ भोजन क्रमशः ग्रसनी तथा ग्रसिका को चला जाता है। अब बताना है ग्रसिका और ग्रसनी में चला जाता है, उसको अपने निगला हुआ भोजन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इस प्रक्रिया को अपने निगलना कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को निगलना कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न 47 देखिए। ए का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, जबकि बी के पाचन का प्रमुख स्थल आमाशय में होता है। दिए गए फलन को पूरा करने के लिए ए तथा बी के लिए सही विकल्प चुना। आपको भी बताना है कि मुख में किसका पाचन होता है और अमाशय में किसका पाचन होता है। इसके लिए आपको पता है मुख में स्टार्च का पाचन हो जाता है, और मुख के अंदर जो होता है वो स्टार्च का पाचन होता है। 30% के लगभग स्टार्च का पाचन मुख में हो जाता है। उसके बाद में प्रोटीन होती है, वो अपने अमाशय में पचित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, मानव की लार की पीएच होती है, ये आपको मैंने पहले भी बता दिया, और इसकी पीएच होती है 6.8 होती है। तो मानव की लार की पीएच 6.8 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। मानव की लार एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? जो लाइसोजाइम होता है प्रतिजीवाणु कारक होता है। ये लाइसोजाइम होता है जीवाणुओं को मारने वाला होता है, तो इसे प्रतिजीवाणु कारक बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 देखिए। अमाशय की पेशीय दीवार के संकुचन द्वारा अम्लीय जठर रस के साथ पूरी तरह मिले भोजन को आप क्या नाम देना चाहोगे? अब मैं आपको बता दूं, जो मुख में भोजन होता है जिसमें लार मिल जाती है उसे तो बोलस कहते हैं, और जो अमाशय के अंदर भोजन होता है तो उसमें अमाशय रस मिल जाता है, तो उसे अपने बोलते हैं काइम बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 51 देखिए। प्रश्न नंबर 51 आपके पास नवजात शिशुओं के जठर रस में होता है। अब नवजात शिशुओं के जठर रस में होता है, AAPMT 2015 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, जो नवजात शिशु होते हैं उसके पेप्सिनोजन पाया जाता है, और लाइपेज और रेनिन पाया जाता है। तो चलो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है माल्टेज, पेप्सिनोजन, रेनिन। माल्टेज नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस भी नहीं होता। बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी नंबर ऑप्शन देखिए, पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन, ये सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नवजात शिशुओं के जठर रस में पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन पाया जाता है। आगे चलते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखिए। 52 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन से यौगिक की मदद से पेप्सिनोजन अपनी निष्क्रिय अवस्था से अपनी सक्रिय अवस्था पेप्सिन में बदल जाता है? इसके लिए आपको पता है HCl होता है, जो जठर रस में पाया जाता है, मतलब अमाशय के अंदर होता है। तो HCl इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखिए। नवजात शिशुओं में दूध के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? और नवजात शिशुओं के पाचन के अंदर आपको पता है रेनिन होता है। आपको बता दूं जानकारी के लिए भी, रेनिन दो प्रकार का होता है, एक तो एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है। हार्मोन होता है वो किडनी के अंदर होता है रेनिन, और जो एंजाइम होता है वो अमाशय के अंदर होता है, वो भी बच्चों के अंदर पाया जाता है दूध के पाचन के लिए, कैसिन का पाचन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नवजात शिशुओं में दूध के पाचन के लिए रेनिन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 54 देखिए। आपको बताना है निम्न समीकरण को पूरा कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब देखिए, इसमें आपको दूध है, दूध प्रोटीन होती है, दूध प्रोटीन के ऊपर रेनिन काम करता है, जिससे कुछ पदार्थ मिलता है, उसके ऊपर कुछ काम करता है, जिससे अपने बी बोला गया। इससे बनता है कैल्शियम पेरा कैसिनेट बनता है, इसके ऊपर पेप्सिन काम करता है, और सी उत्पाद बनता है। तो अपने ABC को बताना है। इसका ऑप्शन मैं दिखाता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर देखिए, ये रहे। ए में आपका कैसिन आएगा, बी में कैल्शियम, अच्छा आपको ए ऑप्शन है, इसमें ए कम कैसिन, बी में कैल्शियम आयन, और फिर पेप्टोन्स होते हैं, और बी ऑप्शन दे रखा है आपको। बी ऑप्शन है कैल्शियम आयन, पेप्टोन्स और कैसिन। सी ऑप्शन है पेरा कैसिन, कैल्शियम आयन और पेप्टोन्स। ये सी ऑप्शन इसका सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 देखिए। मानव में पाचन की प्रक्रिया का
प्रारंभिक चरण किसके द्वारा संपन्न होता है? मानव में पाचन की क्रिया का प्रारंभिक चरण किससे संपन्न होता है? ये देखिए इसमें APMT 2000 में आया हुआ प्रश्न, सॉरी दोस्तों, इसमें अब देखिए मानव में पाचन की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण किसके द्वारा संपन्न होता है? इसका ये होता है अपने पेप्सिन से स्टार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं 56 नंबर प्रश्न देखिए। सक्सेस इंटेरिकस का स्त्राव होता है। सक्सेस इंटेरिकस का स्त्राव कहाँ से होता है? ये आपको मैं बता दूं, ये लिवर कुहन की दरार से होता है। यानी लिवर कुहन की जो बीच में दरारें होती है लिवर कुहन के, उनके बीच में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लिवर कुहन वो झालर जैसी संरचना होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए APMT 2015 में आया हुआ प्रश्न 58 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो आपको कथन सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए ब्रूनर की ग्रंथि आमाशय के सममुखोसा में स्थित होती है, ये यही गलत हो गया ना। तो पेप्सिनोजन का स्त्राव करता है, ये ऑप्शन ए नंबर ही गलत हो गया इसका। बाकी ऑप्शन सही है इसके, जो आप मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर, सही ऑप्शन है बाकी सारे। तो इसका मैं पहले टिक लगा देता हूँ, इसका टिक, ये ऑप्शन इसका गलत है 58 का। और देखिए गोबलेट कोशिका, बी नंबर ऑप्शन, गोबलेट कोशिका आंत की म्यूकोसा में होती है तथा श्लेष्मा का स्त्राव करता है, ये बिल्कुल सही बात है। ऑक्सिनटिक कोशिका आमाशय की म्यूकोसा में स्थित होती है तथा HCl का स्त्राव करती है, ये भी सही है। और एसिनी आमाशय में स्थित होती है तथा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का स्राव करती है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसमें सभी के सभी आपको पता चल जाएगा। निम्न चित्र की हार्नाल पाचन के समय में कार्बोहाइड्रेट के भविष्य ABCD चरणों पर कार्यरत एंजाइम का नाम बताइए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए स्टार्च के बाद में आपको ए बताना है, आपके पास में ए क्या है। तो इसमें देखिए मैं नीचे आपको ऑप्शन बाद में दिखाऊंगा। पहले देखिए ए कोई पदार्थ बना स्टार्च के बाद में वो 3 भागों में टूटता है, जिसे लैक्टोज बोलते हैं, माल्टोज बोलते हैं, सुक्रोज के रूप में पाए जाते हैं। ये भाग 3 भागों में पाया जाता है। इसके ऊपर तीनों पे अलग अलग एंजाइम कार्य करते हैं, जिससे ग्लैक्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। आपको पता है पहला वाला जो एंजाइम है वो एमाइलेज होता है। स्टार्च के बाद में एमाइलेज होती है एक। तो एमाइलेज के अंदर आपको देखते हैं लैक्टोज प्रोटीन, माल्टोज और सुक्रोज शर्करा पाई जाती है एमाइलेज के अंदर, ये तीनों शर्करा पाई जाती है। इनके ऊपर कुछ एंजाइम कार्य करते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में तो आपको पता है ए में सारे एमाइलेज दे रखे हैं। बाद में आपको पता है ग्लैक्टोज के ऊपर जो तो है, जो लैक्टोज के ऊपर काम करेगा लैक्टेज, और लैक्टेज काम करेगा तो इससे ग्लैक्टोज बनेगा। बी ऑप्शन में आपका होना चाहिए, बी के अंदर लैक्टेज, और माल्टोज के ऊपर माल्टेज काम करेगा और सुक्रोज के ऊपर इन्वर्टेज काम करेगा। तो इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसे मैं आपको बता दूं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्टार्च था, स्टार्च के बाद में आपका बना था एमाइलेज, और एमाइलेज जो शर्करा है वो 3 रूपों में पाई जाती है, एक तो लैक्टोज के रूप में, एक माल्टोज के रूप में, एक सुक्रोज के रूप में। अब लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज काम करेगा, जिसकी वजह से ग्लैक्टोज बनेगा, और माल्टोज के ऊपर है ना, माल्टोज के ऊपर काम करेगा आपका ग्लूकोज काम करेगा, और ग्लूकोज बनता है, इससे ग्लूकोज के दोनों बनते हैं। और एक के ऊपर सुक्रोज होता है, सुक्रोज के ऊपर आपको पता है इन्वर्टेज काम करता है, जिससे फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनते हैं। और लैक्टोज के ऊपर ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों बनते हैं। ये तीर का निशान दे रखा है, बी से ग्लूकोज की तरफ और डी से भी ग्लूकोज की तरफ, ये दो उत्पाद बनते हैं इसमें। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 देखिए। मानव के आहारनाल के किस भाग में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? अब आहारनाल के किस भाग से ये सारी क्रियाएं आपको स्टार्ट हो जाती है, आपको बताना। आपको पता है पहले बात तो अमाशय से स्टार्ट हो जाती है, तो लिखा है केवल अमाशय, फिर आंत तथा मुख से होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो, ए सही हो जाएगा इसका। 60 का ए नंबर ऑप्शन सही है। आंत में भी पाचन होता है प्रोटीन का, और कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का पाचन आपको पता है भी मुख में भी हो जाता है। अभी आपको मैंने बताया था स्टार्च का पाचन 30% तक तो मुख में ही हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 देखिए। वे कौन से विभिन्न प्रकार के श्रावण हैं जिन्हें अंत में भोजन के पाचन के लिए भोजन में मिलाया जाता है? अब देखिए कौन कौन से रस है, मतलब आप बस ये समझ सकते हो कौन कौन से रस या स्राव है जो आंत के अंदर भोजन के पाचन के समय में मिलाए जाते हैं अंतर में। तो इसका देखिए 61 नंबर प्रश्न का देखिए, बीपीएल देर का पित्त लवण, पित्त वर्णक तथा जठर रस, ये इतने जरूरी नहीं होते। बी नंबर देखिए पित्त, हाँ पित्त मिलाया जा सकता है। अग्नाशी रस भी होता है और अंतरीय रस भी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 61 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 देखिए।
मुख गुहा से जल तथा खनिजों के अवशोषण स्थल तक भोजन का मार्ग किस प्रकार का होता है। अब आपको बताना है मुख गुहा से लेकर ग्रसनी तक लास्ट तक आपने जैसे पहुंचते हैं तो उसके अंदर मुख का खनिजों का अवशोषण स्थल तक बताना है। पाचन से लेकर अवशोषण स्थल तक अपने को पूरा बताना है किस किस तरीके से होता है। पहला मुख होता है, फिर मुख गुहा होता है, फिर ग्रसनी होती है, फिर ग्रसिका, फिर ग्रहणी, फिर अमाशय। ये गलत हो गया, ग्रहणी पहले आ गया अमाशय से, ये गलत हो गया यहाँ पे। दूसरा देखिए मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांतर, सिक्किम और मलाशय। ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। ये क्रम बिल्कुल सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न देखिए, 2016 में आया हुआ प्रश्न है नीट के अंदर। 63 देखिए, कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस तथा बाइकार्बोनेट आयन के उत्पादन को प्रेरित करता है। अब कौन सा हार्मोन है जो इसको मतलब प्रेरित करेगा, ये आपको पता है। हार्मोन होता है कोलेसाइटोकाइनिन तथा सिक्रेटिन होता है। कोलेसाइटोकाइनिन और सिक्रेटिन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी उपयुक्त अभिक्रिया के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। अब आपको बतानी है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ का पाचन होता है और वो अंतिम रूप में ग्रहित होती है, मतलब अवशोषण कर लिया जाता है उसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, अमाशय में वसा का लाइपेज का मिसेल्स के रूप में, पर इसमें अवशोषण नहीं होता। छोटी आंत प्रोटीन, पेप्सिन और एमिनोमल के नाम में नहीं, छोटी आंत के अंदर स्टार्च होता है माइलेज के द्वारा और डाइसैकेराइड में बदल जाती है, जो डायरेक्ट अवशोषित हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 65 देखिए, 65 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन से अणु अग्नाशयी रस द्वारा पचाए जा सकते हैं। अब अग्नाशयी रस के द्वारा कौन से अणुओं को अपने पचा सकते हैं। देखिए वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अपने पाचन के लिए पता है वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट को पचा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में कौन से एंजाइम अभिक्रिया असत्य है। वो कौन सी अभिक्रिया असत्य है आपको ये बतानी है। न्यूक्लिक अम्ल के ऊपर न्यूक्लियोटाइडेज नहीं करता, न्यूक्लियस काम करता है, इसलिए पहले गलत हो गया। इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न अभिक्रिया में उचित कथन भरकर अभिक्रिया को पूरा कीजिए। अब अभिक्रिया को पूरा करना है। वसा का पाचन कौन करेगा, उसके बाद में अग्नाशयी बी को उत्पाद बनेगा, ए और बी बताना है। उसके बाद अग्नाशयी लाइपेज काम करता है जिससे मोनोग्लिसराइड व वशीय अम्ल बनते हैं, ए और बी के बारे में अपने को बताना है। तो आपको बता दूं वसा के ऊपर लाइपेज काम करता है, लाइपेज काम करने के बाद ग्लिसरॉइड के रूप में बदल जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 67 नंबर का सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न देखिए, दूध शर्करा के जल अपघटन से निर्मित होता है। अब दूध शर्करा के जल अपघटन से निर्मित क्या होता है। अब दूध शर्करा होती है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसका जल अपघटन करना है अपने को। एंजाइम से कोई क्रिया नहीं करवानी है, बल्कि उसका जल अपघटन करना है। देखिए 68 नंबर प्रश्न में ए ऑप्शन में दे रहे हैं लैक्टोज के 2 अणु, नहीं गलत बात है। और इसके बाद में दे रखा है आपको ग्लूकोज के 2 अणु, ये भी नहीं होता। एक ग्लूकोज अणु और एक फ्रक्टोज का अणु नहीं होता, ग्लैक्टोज का होता है। तो डी ऑप्शन दे रहे एक ग्लूकोज का अणु और एक ग्लैक्टोज का अणु, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 68 का डी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। माल्टोज का जल अपघटन किसका निर्माण करता है। माल्टोज का जल अपघटन किसका निर्माण करता है। अब देखिए माल्टोज का जल अपघटन करते हैं तो माल्टोज से क्या बनता है, जो अपने पीछे का डायग्राम भी आया था तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि माल्टोज के ऊपर माल्टोज के ऊपर में माल्टेज काम करता है। तो माल्टेज से कौन कौन से अणु बनते हैं, ग्लूकोज के 2 अणुओं का निर्माण होता है इससे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माल्टेज से ग्लूकोज के 2 अणुओं का निर्माण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आगे चलें 70 नंबर प्रश्न देखिए, सक्सेस इंटेरिकस में यह एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। सक्सेस इंटेरिकस में कौन से एंजाइम को नहीं रखा जाता है, लाइपेज को इसके अंदर नहीं रखा जाता है। इसको ऑप्शन नंबर डी सामने दिख रहा है अपने को भी, लाइपेज को सक्सेस इंटेरिकस की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न देखिए, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का जल अपघटन करता है। तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का जल अपघटन करता है, तो अपने को बताना है कि इसमें जल अपघटन से क्या बनता है। आपको पता है सुक्रोज के ऊपर में इन्वर्टेज भी काम करता है, इन्वर्टेज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सुक्रेज भी बोल सकते हैं। तो सुक्रेज के ऊपर काम करने से आपको पता है एक तो ग्लूकोज का अणु बनता है,
और दूसरा आपको पता है एक फ्रक्टोज का अणु बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। आगे चलते हैं। कितने नंबर प्रश्न हो गए? 71 हो गए। अभी चलते हैं। देखो टॉपिक नंबर 3 आपका है पचित उत्पादों। वैसे तो 16 नंबर चैप्टर चल रहा है, 5 से तंत्र चल रहा है आपका, पर इसमें सब टॉपिक दे रखे हैं और टॉपिक वाइज मतलब सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं, एनसीईआरटी के एक लाइन से लिए गए प्रश्न है ये। देखिए पचित उत्पादों का अवशोषण, 72 नंबर प्रश्न देखिए। भोजन के अवशोषण से आप क्या समझते हैं? भोजन के अवशोषण से पहला ऑप्शन देखिए, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद यांत्रिक म्यूकोसा से निकलकर रुधिर या फिर लसिका में प्रवेश करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, पर अपने को सभी ऐसे प्रश्नों में सभी ऑप्शन पढ़ना ज़्यादा जरूरी रहता है। वैसे तो सभी प्रश्नों के ऑप्शन सारे पढ़ने चाहिए। बी ऑप्शन देखिए, यह पचित भोजन को मानव आहारनाल से रुधिर या फिर लसिका में परिवहन की प्रक्रिया है। नहीं, भोजन का अवशोषण परिवहन तो बाद की बात है। सी ऑप्शन देखिए, यह अवशोषित खाद्य पदार्थों के उपयोग की प्रक्रिया है। ये उपयोग तो फिर परिवहन के बाद में होता है, ये भी बाद की क्रिया है। डी ऑप्शन देखिए, यह वह प्रक्रिया है जिसमें पोषक पदार्थ श्लेष्मा झिल्ली द्वारा बड़ी अंतर से रुधिर या फिर लसिका में अवशोषित होते हैं। ये कुछ हद तक ठीक है, पर इसमें पहले वाली बात है वो ज़्यादा अच्छी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही होगा। और ये इसमें श्लेष्मा झिल्ली से नहीं होता, ये म्यूकोसा से निकल कर होते हैं। और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73 देखिए, मानव में पोषक पदार्थों के अवशोषण का प्रमुख स्थल कौन सा होता है? अब अवशोषण का प्रमुख स्थल आपने को बताना है। अवशोषण का जो प्रमुख स्थल होता है वो आपका छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 76 नंबर प्रश्न देखिए, छोटी आंत में मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज से अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है? अब ग्लूकोज है वो किस प्रकार से अंतर्ग्रहण किया जाता है? वो सक्रिय परिवहन के द्वारा किया जाता है, तो इसका एक ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 75 देखिए। 75 नंबर प्रश्न देखिए, वसा का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? अब वसा का जो अवशोषण होता है वो सरल विसरण के द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सरल विसरण। आगे चलते हैं। सुसाध्य विसरण द्वारा परिवहन होता है। सुसाध्य विसरण के द्वारा किसका परिवहन होता है आपको पता है? ये अमीनो अम्ल और फ्रक्टोज का होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, फ्रक्टोज और अमीनो अम्ल दोनों दे रखे हैं। ये ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखे हैं, विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। सुसाध्य विसरण फ्रक्टोज और अमीनो अम्ल दोनों का होता है। आगे चलते 77 नंबर प्रश्न देखिए, ग्लिसरॉल वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड का अवशोषण होता है। अब ना ग्लिसरॉल वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसराइड का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा है अमाशय की भित्ति द्वारा। नहीं, अमाशय में अवशोषण होता ही नहीं है कोई चीज़ का। और बी ऑप्शन दे रखा है ग्रहणी की भित्ति द्वारा। नहीं, ग्रहणी में भी नहीं होता है, क्योंकि ग्रहणी में तो पेनक्रियाज की नलिकाएं आकर खुलती है और लीवर की नलिका एक साथ मिलकर खुलती है। वो जो ओडी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होती है, वो आपने प्रश्न कर लिया है। सी ऑप्शन देखिए, आंत की सूक्ष्माकुर में माइक्रोविली बोलते हैं, आंत की सूक्ष्माकुर में स्थित लसिका वाहिनी द्वारा होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही है इसका। आंत की जो सूक्ष्म अंकुर होते हैं में स्थित लसिका वाहिनी द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 78 देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा ग्लैक्टोज अमीनो अम्ल तथा कुछ विद्युत अपघट्यों जैसे कि सोडियम प्लस तथा पोटेशियम प्लस का अवशोषण होता है? अब आपको बताना है इन दोनों का जो ग्लैक्टोज अमीनो अम्ल तथा इनका जो अवशोषण होता है वो किस विधि के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन देखिए, केवल सक्रिय प्रक्रम द्वारा, केवल निष्क्रिय प्रक्रम द्वारा, सरल विसरण द्वारा और प्रासरण द्वारा। नहीं, प्रासरण और निष्क्रिय तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, और विसरण द्वारा आपको पता है इनका नहीं होता है, वो सिर्फ वसा के बारे में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, केवल सक्रिय प्रक्रम द्वारा होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 79 देखिए, कौन सा कथन मानव में पाचन व अवशोषण की प्रक्रिया के संदर्भ में गलत है? अपने को गलत बताना है भी, इसका गलत कौन सा होगा। देखिए, छोटी आंत सभी पोषक पदार्थों के अवशोषण का प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही बात है ये। लगभग 40% पोषकों का अवशोषण छोटी आंत्र में होता है। अपने को क्या बताना है इसमें, गलत बताना है। नहीं, 40% तो नहीं होता, 79 का बी गलत हो जाएगा, मैक्सिमम ही हो जाता है, 40% नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी
गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखिए, वसा का कौन सा रूप आंतरिक कोशिकाओं में अवशोषित होता है। अब वसा का कौन सा रूप होता है, किस रूप में मतलब आंतरिक कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती है। तो वसा के अपने रूप की बात करें तो ये मिसेल्स के रूप में पाए जाते हैं, कण इसके मिसेल्स के रूप बना लेती है, तो इससे मिसेल्स के रूप में अवशोषित होती है ये। चलो 81 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह रूप जिसमें संश्लेषित वसा आंतरिक भित्ति से लसिका केशिका से निकलकर लसिका में आ जाते हैं। दोबारा देखते हैं इस प्रश्न को। 81 नंबर प्रश्न कहता है, वह रूप जिसमें संश्लेषित वसा होती है वो आंतरिक भित्ति से लसिका कोशिका से निकलकर लसिका में आ जाते हैं। आंतरिक भित्ति की लसिका से निकलकर जो केशिका से निकलकर लसिका में आ जाती है, तो इसे अपने क्या कहते हैं। 81 नंबर प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन देख रहे हैं मिसेल्स, दूसरा देख रहा है काइलोमाइक्रोन, ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, काइलोमाइक्रोन होता है इसका। आगे चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न देखिए, छोटी आंत के अंकुर में स्थित एक बड़ी लसिका वाहिनी है। छोटी आंत के अंकुर में स्थित एक बड़ी लसिका वाहिनी को अपने क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैक्टियल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लैक्टियल। आगे चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ी आंत के कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। अब गलत कथन आपको बताना है भी इसके बारे में कौन सा कथन है। बड़ी आंत ऊर्जा में वायवीय उत्पादों का अवशोषण करती है, सही बात है। बी नंबर ऑप्शन देखिए, जल कुछ अमीनो अम्ल तथा विद्युत अपघट्यों का अवशोषण इसमें होता है, नहीं इसमें नहीं होता है, एमिनो अम्लों का ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, इसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। तो अपन प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। 84 नंबर प्रश्न देखिए, लंबी भूख के दौरान भोज्य पदार्थों के उपयोग का क्या क्रम होता है। आपको पता है पहले कार्बोहाइड्रेट पच जाता है, उस जब भी आप भूख हड़ताल पे बैठते हो, मतलब आप तो मत बैठिए, बट कोई भी भूख हड़ताल पर बैठता है तो उसके पहले तो उसकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है, उसके बाद में वसा का पाचन होता है और उसके बाद में उसकी प्रोटीन का पाचन होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ी आंत में से किस पदार्थ का अपचित भोजन से अवशोषण होता है। अब बताना बड़ी आंत में से किस पदार्थ का अपचित भोजन से अवशोषण होता है। आपको बताना है किस पदार्थ का अपचित के रूप में अवशोषण हो जाता है। ये जल और जीवाणुवीय पदार्थ के उत्पाद के रूप में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जल तथा जीवाणुवीय पदार्थों के उत्पाद के रूप में हो जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर इसका देखिए 86, ये बोलता है मल का मलाशय में एकांतरण तथा मलाशय भित्ति का मल त्याग के लिए इस कारण फैलाव होता है। वो किस कारण फैलाव होता है, इस कारण नहीं किस कारण फैलाव होता है। इसका मल त्याग प्रतिवर्त के कारण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, मल त्याग प्रतिवर्त के कारण मलाशय के अंदर फैलाव हो जाता है। 78 नंबर देखिए, 86 नंबर देखिए, 87 नंबर प्रश्न देखिए, शिशुओं में मल त्याग की प्रक्रिया होती है, अनैच्छिक प्रक्रिया होती है, मल त्याग की जो प्रक्रिया होती है अनैच्छिक प्रकार की होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न देखिए, पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया के दौरान आहार नाल में ग्रहणी से मलाशय वाला क्रमानुकुंचन गतियाँ इस कारण उत्पन्न होते हैं। किस कारण उत्पन्न होते हैं, इस कारण किस कारण उत्पन्न होती है, तो इसका आपको बताना है पेशी स्थिति की आरेखित पेशियों के द्वारा, ये ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। आरेखित होती है, उसके कारण क्या होते हैं, उनमें क्रमानुकुंचन गतियाँ होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रहणी से स्रावित जठरांत्रिय और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन किसके उद्दीपन व संकोचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये आपको बताना है ग्रहणी से स्रावित होता है जो जठरांत्रिय होता है और कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन होते हैं, वो किसके उद्दीपन और संकुचन का कार्य करते हैं। तो ये आपके कार्य करते हैं पित्ताशय और अग्नाशय के संकुचन और फैलाव का कार्य करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैं आपको इसको करता हूँ, नीट 2013 में आया वह प्रश्न है। देखिए, मानव में पचित भोजन के उत्पाद कॉलम ए में दे रखे हैं आपको, और उनके अवशोषण व प्रक्रिया कॉलम सेकंड के अंदर दे रखी है। तो आपको बताना है इनमें से, इसमें ये नहीं बता रखा क्या बताना है, अपने को देख के इसमें पता चलना चाहिए भी कौन सा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आपको पता है ग्लिसरीन व ग्लूकोज छोटी आंत व
सक्रिय अवशोषण है, सही है। फ्रुक्टोज व से छोटी आंत व निष्क्रिय अवशोषण, ये तो गलत बात होगी। फ्रुक्टोज का कभी निष्क्रिय अवशोषण नहीं होता, ना सोडियम का होता है सक्रिय अवशोषण होता है, ये तो गलत तर्क है। ग्लिसरॉल व वशीय अम्ल बताया गया आपने, तो ग्लिसरॉल व वशीय अम्ल ग्रहणी व काइलोमाइक्रोन के रूप में परिवहन होती है, नहीं, ये भी गलत बात है, ग्रहणी में कोई इसका नहीं पाया जाता है। और अगला देखिए, कोलेस्ट्रॉल व माल्टोस बड़ी आंत्र सक्रिय अवशोषण, ये भी गलत बात है कोलेस्ट्रॉल वाला। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मतलब प्रश्न में पूछा है सही मिलान कीजिए, सही मिलान से दे रखा है नीचे, सही मिलान कीजिए, तो सही मिलान इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं, मैंने थोड़ा पढ़ा नहीं प्रश्न को पूरा, आगे चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न देखिए, पित्ताशय में संकुचन पाया जाता है। अब आपको पता है, मैंने अभी बताया था, दो हार्मोन होते हैं जो जठरांतरीय रस होते हैं, उसकी वजह से पित्ताशय और अग्नाशय के अंदर आपके संकुचन और फैलाव का उत्पाद काम करते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर जो काम कर रहा है वो कोलेसिस्टोकाइनिन के अंदर काइनिन होने के कारण भी पित्ताशय में संकुचन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और सिक्रेटिन होता है वो उद्दीपन का कार्य करता है, संकुचन का कार्य नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 देखिए, पाचन तंत्र के विकार है, ये मतलब रोगों से संबंधित है। इसमें देखिए, किस जीव द्वारा आंत्र नलिका में संक्रमण उत्पन्न नहीं किया जाता, किस मतलब जीव के द्वारा आंत्र नलिका में संक्रमण से उत्पन्न नहीं किया जाता है। देखिए, फीताकृमि करते हैं, गोलकृमि भी करते हैं और हुक्कृमि भी करते हैं, पर लैक्टोबैसिलियाई ऐसा काम नहीं करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। लैक्टोबैसिलस होते हैं ना जो दही में पाए जाते हैं, उसी की बात है ये, लैक्टोबैसिलियाई बोलते हैं। 93 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का विकार नहीं है। पाचन तंत्र का विकार देखिए, पीलिया, डायरिया, वातस्फीति और कब्ज। तो आपको देखते हो डायरिया भी हो जाता है, कब्ज भी हो जाती है, वातस्फीति भी हो जाती है, सॉरी वातस्फीति नहीं होती, वातस्फीति होती है, वो फेफड़ों के अंदर पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वातस्फीति नहीं होती, पीलिया हो जाता है। और इसका देखिए 94 नंबर प्रश्न देखिए, अंत्र की असामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना कहलाता है। अब ये जो आपका है ये कौन सा कहलाता है, जो डायरिया होता है उसको कहते हैं दस्त लग जाना, इसे डायरिया बोलते हैं। तो ये क्या करती है कि मल त्याग की बार बार इच्छा होती है इसमें। 95 नंबर प्रश्न देखिए, वयस्कों में लैक्टोज असहनशीलता संबंधित है। अब वयस्कों में लैक्टोज असहनशीलता संबंधित है, ये किससे संबंधित है। गेहूँ अपच से होती है, मशरूम अपच से होती है और दूध अपच से होती है, और जो अपच से होती है ये दूध अपच से होती है। आपको लैक्टोज नाम से आप स्पष्ट समझ रहे हो, क्योंकि ज़्यादा कोई ताम झाम नहीं है इसमें, लैक्टोज से पता चल रहा है कि लैक्टोज से संबंधित बीमारी होती है वो दूध से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 देखिए, पीलिया के समय मरीज की आंखें पीली क्यों हो जाती है। अब बताना है आपको भी क्या ऐसे हो जाता है, पित्त वर्णकों के संग्रहण के कारण ही होता है ऐसा सब कुछ आपको देखने को मिला, पित्त वर्णकों का संग्रहण हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न कथन को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए इनके रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चुनाव करना है। वमन के दौरान प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होती है में स्थित वमन, ये मेंडुला ओब्लांगेटा क्या करती है, इसको केंद्रित करती है, उसके अंदर प्रतिवर्ती क्रिया उत्पन्न होती है वमन के दौरान, और स्थिति वमन केंद्र से नियंत्रित होती है, और उल्टी से पहले जी घबराना होता है, यानी बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका देखिए, पहले में मेंडुला और दूसरे में बेचैनी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, 98 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अपच का कारण नहीं है। अब अपच का कारण नहीं है, अब बताइए, खाद्य विषाक्तता हो सकती है, भोजन अत्यधिक सोना नहीं हो सकता, घबराहट हो सकती है, पर अत्यधिक सोना क्या है, मतलब अपच से तो कोई रिलेटेड है ही नहीं ना इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 99 देखिए, कौन सा युग्म शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आपको बताना है कौन से स्तर के द्वारा क्या होती है कि शरीर में बढ़ जाती है, ये संतृप्त और असंतृप्त वसाओं के द्वारा होता है, तो 99 का ऑप्शन नंबर सी सही है। संतृप्त और असंतृप्त वसा दोनों से हो सकती है, ये कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है शरीर में। देखिए 100 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विकार प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण के कारण होता है। अब कुपोषण के जो शिकार होते हैं उसके दो रोग होते हैं, वो दो रोग जो मोस्टली ज़्यादा पूछे जाते हैं वो यही है कि क्वेशियोरकर होते हैं, एक तो क्वेशियोरकर जो रोग है ए ऑप्शन में सही दे रखा है आपको, और दूसरा जो होता है वो मेरेस्मस होता है।
मेरेस्मस होता है, और मेरेस्मस ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, विकल्प ए और बी दोनों सही है इसके अंदर, और इसी का ऑप्शन भी ए और बी दोनों सही है। ये हड्डियों से संबंधित होते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं इसमें लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 101 देखिए, बच्चे सामान्यतः हल्के पीलिया के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं। अब जो हल्के पीलिया के जो लक्षण प्रदर्शित करते हैं बच्चे, उसे बोलते हैं नियोनेटल पीलिया बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं। 102 नंबर प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवशोषित पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं और जहां वे विभिन्न क्रियाओं से उपयोग में लाए जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं। अब देखिए, जो लास्ट की जो प्रक्रिया है, अवशोषण पदार्थ अंत में ऊतकों में पहुंचते हैं, वहाँ पर उसका स्वांगीकरण होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सर ये सभी दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन है ये एररलेस क्वेश्चन है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सारे के सारे परफेक्ट आंसर हैं इसके। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आगे वीडियो बनाएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।